अच्छी से समझाया, अच्छी से समझाने के बाद वापस लाया, बोला कौन है तू? बोले आप जो बोलेंगे वो। तो बोल डाली चमार है, बोल चमार है, बोल मार है, बोल ढेर है, बोल ढोर है, जब तक बोल पहली है। मतलब जितने भी जातियां ऐसा बोल के उन्होंने हमें ये बाय फोर्स कर दिया। बाबा साहब ने ये लिबरेट किया हमें। आज मैं बोल रहा हूं, उस वक्त नहीं बोल सकता था, उसकी संविधान में मैं ये नहीं बोल सकता था, लेकिन बाबा साहब की संविधान में मैं ये बोल सकता हूं। तो आप ये देखेंगे कि बाबा साहब ने जो लिबर्टी जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी है, जो बाबा साहब ने संविधान में डाला, जिसकी वजह से आज हम बोल सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जब तक ये मूल निवासी की पहचान हम अपने समाज में इस्टेब्लिश नहीं करते, और इस्टेब्लिश करने के लिए आपको हमारे लोगों के साथ इंटरैक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि मेंटल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है। तो ये इंटरैक्ट करने का काम किसने करना चाहिए? किसने करना चाहिए ये काम? ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसने ये काम नहीं किया। शेड्यूल कास्ट बन के रहना चाहता है, और बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने, ब्राह्मणों ने, मतलब जातियां बनाए रखने के लिए, और हमें बेनिफिट दे रहे तो उसमें खुश है। हमें शेड्यूल कास्ट की नौकरी भी चाहिए और शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन भी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्होंने नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट हैज नाउ रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। ये मियरली सोशल आइडेंटिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेना चाहिए। लेकिन जहां तक सामाजिक आइडेंटिटी का सवाल है, तो हमने इसको समाज जीवन में मूल निवासी आइडेंटिटी का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि अगर हम सभी मूल निवासी हैं, जैसे मैंने बताया, शेड्यूल कास्ट के लोग मूल निवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मूल निवासी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग मूल निवासी हैं, और जो हम ही भिन्न भिन्न धर्मों में गए समय समय पे ब्राह्मणों की बदमाशी की वजह से, वो भी सभी मूल निवासी हैं। तो इतने मूल निवासी 90% अगर मूल निवासी इस देश में इकट्ठा हो जाते हैं, और बाबा साहब ने भारत के संविधान में जो 1 मैन 1 वोट और 1 वोट 1 वैल्यू का मामला जो खड़ा कर दिया, तभी बाबा साहब ने ये कहा है कि आई हैव वर्चुअली मेड यू द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री। आप लोगों को मैंने इस देश का रूलर बना दिया है, अब ये आप पर है। ये काम हमने नहीं किया। तो इसलिए ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, इसने ये काम करना चाहिए, इसने निरंतर ये काम करना चाहिए। हमारे एक साथी ने इधर कहा, पहले सेशन में कहा या इस सेशन में कहा, मुझे याद नहीं है, कि हर दिन आपने कहा, मनीराम जी ने कहा कि भाई 5 लोगों के साथ बैठो, शाम को ऑफिस से निकलने के बाद अपने घर मत जाओ, दूसरों के घर में जाओ। वो चाय पिलाता ही है, चाय पिलाता ही है, चाय पिलाता है, चाय पिलाते वक्त उसको समझा दो। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ मैं नई बातें नहीं बता रहा हूं, ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ बता रहा हूं। बाबा साहब ने इस आंदोलन को कैसे चलाया उसके संदर्भ देके मैं बता रहा हूं। तो जैसे ही हम मूल निवासी हो जाएंगे, हम इस देश में 90% लोग अगर इस देश के मूल निवासी है, और फिर ये पॉलिटिकल पार्टी, ये कांग्रेस ही, आपके माले साहब अभी कांग्रेस छोड़ दो, ये कांग्रेस और बीजेपी, ये कांग्रेस और बीजेपी, इन लोगों को जो कांग्रेस में गए हैं, आपको भी बोल रहा हूं, बाबा साहब की बात करते हैं। जिस बाबा साहब ने अपनी जिंदगी कांग्रेस के साथ लड़ी, क्यों गए कांग्रेस में, या आज वो क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? क्या बाबा साहब का आंदोलन चलाने के लिए जा रहे हैं? उनके सेल्फ इंटरेस्ट है। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू रिगार्ड, आपने काम किया, जो बताया वो कर रहे हैं। कांग्रेस ने वो आपको जो कुछ भी दिया होगा उसके माध्यम से, वो भी एक तरीका है काम करने का। भाई कुछ नहीं तो ऐसा तो हम मिल नहीं सकते, जैसे हम बोली, आपने बताया था कि हम तो बन ही नहीं सकते एमएलए एमपी, तो भाई यही तरीका है, तो फिर उसके माध्यम से कुछ निकालो। लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ता है, खोया लोगों ने। बाबा साहब खड़े हुए, अपने सम्मान के साथ खड़े हुए। 70 साल से क्या कर रहे हैं अभी तक? हाँ, तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को बदलने के लिए हमने अपने समाज को समझाना बहुत जरूरी है। और जिस दिन ये समाज समझ जाएगा, और ये बाबा साहब ने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा साहब ने अपने लिटरेचर में लिखा है, उनके पॉलिटिकल स्पीचेस है, जालंधर का उनका पॉलिटिकल स्पीच है, डॉक्टर आंबेडकर टीचर्स एबीसी ऑफ पॉलिटिक्स टू ए बडिंग पार्लियामेंट्रियंस, ये सिद्धार्थ कॉलेज में उन्होंने स्पीच दिया था बच्चों को, और वो जालंधर के बच्चों को कॉलेज में स्पीच दिया। उनमें ये कहा है कि ये चीजें हमने करना है
तभी हमारे हाथ में पावर आ सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। कैसे चाहते हैं? हम सब बोल रहे हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे अधिकार लिखे हैं वो रास्ते में नहीं मिले हैं, पड़े हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द जेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस की जो बात करते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। ये प्रीएम्बल में लिखा है और फंडामेंटल राइट्स में भी है। तो ये जेल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अधिकार लिखे हैं, पॉलिसीज बनाने की बात, और बाकी जो जुडिशरी बनानी है, लेजिस्लेचर बनानी है, पार्लियामेंट बनानी है, ये मैकेनिज्म है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कानून बनाने के लिए, वो बाकी सभी पैसा कहां से आएगा, कैसे जाएगा, टैक्स, these are all mechanism, but the most important part जो है वो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये हमें चाहिए, तो ये रास्ते में नहीं पड़े हैं। दे आर जेल्स। जेल्स रास्ते में नहीं होते, ये पार्लियामेंट में पड़े हुए। आपके अधिकार आपको चाहिए तो यू मस्ट कैप्चर द पार्लियामेंट। अगर हम पार्लियामेंट कैप्चर नहीं कर सकते तो और कितने भी साल निकल जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज कानून आपके हित में वहां बनेगा, नीतियां आपके हित में सरकारें बनाएंगी, आपकी सरकार ही नहीं। हम मांगे जा रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? ये लेन देन का मामला नहीं है, किसानों के लेन देन वाला मामला नहीं है, इक्वालिटी का मामला है। और मांग रहे हैं हम उन लोगों से जिन्होंने हजारों साल से हमें नहीं दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बावजूद 70 साल से नहीं दिया। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। अगर हम उनसे अपेक्षा करते रहेंगे, देन वी आर इन द फूल्स पैराडाइज। और इसलिए ये जरूरी है कि इस समाज को मूल निवासी पहचान के तहत संगठित करना। मूल निवासी पहचान के तहत समाज को संगठित करो। और फिर क्या मांगते हैं? जब पार्लियामेंट में जाने के लिए कैंडिडेट्स आते हैं आपके सामने, तो क्या मांगते हैं आपसे? क्या मांगते हैं? ये क्या होता है? अंग्रेजी नहीं आती मुझे, अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, मत मत मांगते हैं, मत। आपके पास है क्या? है? किसके किसके पास मत है? हाथ ऊपर करो। सबके पास है। दिखाओ। अब ये मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, मैंने आपको किताब दिखा दिया। अब आपके पास मत है तो मत दिखाओ। उंगली दिखा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आपके पास मत है तो मत दिखाओ। अगेन, ये भी एक मानसिक स्थिति है। मतलब जो भी हमारी समस्याएं है, उन समस्याओं पे ऊपर हमारा कोई ओपिनियन होता है, वो हमारी दिमागी स्थिति है। तो क्या हमने मोदी को यह मत दिया कि किसानों के अधिकार खा जाओ? क्या हमने मोदी को यह मत दिया कि हमारे बाल बच्चों की स्कॉलरशिप निकाल दो? क्या हमने मोदी को यह मत दिया कि हमारे बच्चों का एजुकेशन नहीं होना चाहिए? कतई नहीं दिया। हमने ये मत दिया कि मोदी ये लो, जाओ, और हो सके तो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, लेकिन हमारे लोगों के अधिकार मिलने चाहिए। मोदी जाके वहां उल्टा कर रहा है और हम उसको उल्टा नहीं टांग रहे। वो वहां जाके उल्टा कर रहा है और हम उसको उल्टा नहीं टांग रहे, क्योंकि हमारा समाज इग्नोरेंस में जी रहा है। और इसलिए 250 मतलब 150 पौने 200 साल पहले राष्ट्रपिता फुले ने जो बात कही, वो आज भी रेलेवेंट है। विद्ये विना मती गेली, मती विना शूद्र खतली, एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने झाले। फुले ने ये डायग्नोसिस जो सोसाइटी का किया, 150 पौने 200 साल पहले ये कहा कि ये सब अविद्या की वजह से हुआ, ज्ञान नहीं होने की वजह से हुआ, और हम एमए पीएचडी डीएससी डिलीट सब हो गए, लेकिन ज्ञान जीरो है। ज्ञान, मैंने पूछा कि मुझे ये बताइए, मेरे साथी नाम भूल गया, मसूद भाई ने इधर कबीर को कोट किया। भाई मसूद भाई, आप कबीर को पढ़ते, कितने पढ़े लिखे थे कबीर? मैं 10th पास। नहीं, आप नहीं, कबीर साहब कितने पढ़े थे? अच्छा, कबीर साहब पता नहीं। और हमारे, लेकिन ज्ञानी कितने थे? ज्ञानी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो जरूरी नहीं लिखा ऐसा है कि पढ़ा लिखा आदमी ही ज्ञानी होता है। यह जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही ज्ञानी होता है।
रविदास जी कितने पढ़े लिखे थे पता नहीं है, ज्ञानी कितने थे, बहुत ज्ञानी थे। तो आप ये देखेंगे कि ज्ञान कहां है, ज्ञान कहां है, ज्ञान बनाने की फैक्ट्री कहां है। ये किताब हमारे भाई, वो लास्ट में हमारे भाई बैठे हैं, आपने ये कहां बनती है इसकी फैक्ट्री, किताब बनाने की? प्रिंटिंग प्रेस, वरुण जी, प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री है ना इसकी। ज्ञान बनाने की फैक्ट्री कहां है? अरे इधर नहीं, इधर अभी आप सीखोगे। दिमाग है ज्ञान बनाने की फैक्ट्री। चिंतन से ज्ञान बनता है। समस्याओं के ऊपर चिंतन करो, अपनी समस्या जो है, अपनी समाज की समस्या, उस समस्याओं के ऊपर चिंतन करो और उसके हल ढूंढो। एक रिक्शा वाला अनपढ़ है, उसके सामने समस्याएं आती है, लेकिन वो आपसे पूछने नहीं आता कि इस समस्या का हल कैसे ढूंढू करके, वो खुद ढूंढ लेता है। कहां से ढूंढता है? उसकी जितनी दिमागी चाल है, उस दिमाग से वो अपने समस्या का हल ढूंढता है। हम लोगों से नहीं पूछता है कि भाई मेरी ये समस्या है तो क्या करूं। तो दिमाग जो है ये ज्ञान बनाने की फैक्ट्री है और ये चिंतन से आती है। काय के ऊपर चिंतन? समस्याओं के ऊपर चिंतन। तो हमारे समाज की समस्याओं के ऊपर अगर हम चिंतन करते हैं और उसको इन टोटलिटी करते हैं, अलग अलग दिख रहा है समस्या, आज समस्या हमें अलग दिखती है, सॉल्यूशन भी अलग निकलता है। मैं जो समस्या देखता हूं वो कामले जी अलग दिखते हैं वो समस्या। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ज्ञान की हमारी कक्षा है जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। बुद्धा की विकसित हुई थी, कबीर की विकसित हुई थी, फूले साहब की विकसित हुई थी, तुकाराम की विकसित हुई। तो जब ज्ञान की कक्षा बढ़ती है तो समस्या को जब वो चारों तरफ से आप देखते हो तो सही समस्या क्या है वो आपको दिखाई देती है। और जब सही समस्या दिखाई देती है तो फर्दर चिंतन करने से उसका सही हल भी, ये चीजें बाबा साहब को आती थी, ये फुले साहब को आती थी, ये पेरियार को आती थी, इसलिए उन्होंने इन समस्याओं को आइडेंटिफाई किया और इन समस्याओं का हल हमें दिया। हमें इतना ज्यादा चिंतन करने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि एक समस्या का हल हमारे पुरखों ने ढूंढ के दे दिया तो फिर से क्या हमने वही काम करना चाहिए? उसको लागू करने के लिए हमने काम करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा जो पॉइंट था, और भी इसके ऊपर मतलब विस्तृत रूप से बोला जा सकता है, लेकिन इतना मेरा ख्याल है पर्याप्त है जो मैसेज। तीसरा जो पॉइंट मैं आपके साथ, हमारी इंटरनल समस्या है। हमारी इंटरनल समस्या है कि हम यूनाइटेड नहीं, जिसके बारे में हमारा समाज बार बार बोलता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? लीडर्स, एक मिनट के लिए मान लो कि लीडर्स एक नंबर के बदमाश किस्म के लोग होते हैं, सेल्फिश होते हैं। अरे मैं सेल्फिश हूं तो आपकी समझ में आना चाहिए ना मैं सेल्फिश हूं। भाई मैं सेल्फिश हूं तो आपको क्यों नहीं समझता कि मैं सेल्फिश हूं? और जैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं सेल्फिश हूं तो आप मेरा साथ दोगे क्या? आप मेरा साथ नहीं दोगे। इसका मतलब ओवरऑल प्रॉब्लम अज्ञान का है। समाज व्यक्तियों की पारख नहीं कर पा रहा है, हमारा समाज संगठित नहीं दिखता। इसका कारण है वो भिन्न भिन्न लोगों के साथ इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है वो जो बोल रहा है, जो कह रहा है वो बराबर है, वो टोटलिटी में उसको नहीं देखता। ये यूनिटी की बात, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जो प्रक्रिया है, कैसी बनता संगठन? हजारों लोग या एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा आके संगठन नहीं बनता। ये नहीं है संगठन बनने की प्रक्रिया। संगठन बनने की जो प्रक्रिया है वो एक आदमी होता है, वो चिंतनशील होता है, अपने समाज के बारे में निरंतर सोचता है। बुद्धा वो आदमी था, उसने सोचा क्या समस्या है। बाबा साहब वो व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा। कबीर व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा और फिर दूसरे दिन अपने दोस्त को मिले। कोई भी एक व्यक्ति, मैं बाबा साहब का एग्जाम्पल दे रहा हूं, दूसरे दिन मिले और बोला, तो कामड़े जी आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे समाज के साथ इतना अभद्र व्यवहार हो रहा है? कामड़े बोले हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही तो हो रहा है।
तो फिर आपको नहीं लगता कि हमने कुछ करना चाहिए? तो जरूर करना चाहिए। और ये कहा कामले जी ने, एग्जाम्पल दे रहा हूं कामले जी, नहीं तो बाद में अदरवाइज नहीं समझना मेरी बात। सो एग्जाम्पल है, मैं लाइव एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं ताकि वो पेनिट्रेट हो। तो बोला जी हाँ ऐसा तो है। तो कामले जी ने ये कहा कि आप अगर आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हुआ? कामले जी ने ये कहा वो एक व्यक्ति को कि अगर आप इसमें करना चाहिए इस बात का मैं भी हूं आपके साथ, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हो तो मैं आपके साथ हूं। तो क्या हुआ? संगठन बना, संगठन बना, दो हो गए, घर गए दोनों, सोए। दूसरे दिन कामले आए और ये कहा कल मैं आपके साथ था, कल रात को मैं आपके साथ था, लेकिन अभी मैं आपके साथ नहीं। तो क्या हुआ संगठन का? तो इसका मतलब यह है संगठन बनाने की प्रक्रिया आजू बाजू में बैठे रहने से नहीं होती। संगठन बनाने की प्रक्रिया है कि अब इतने लोग आजू बाजू में बैठ गए तो बन गए संगठन। संगठन बनाने की प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया है, विचारों के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है। और इसलिए बामसेफ ने अपनी जो विचारधारा जो बनाई है वो है फुले अम्बेडकराइट विचारधारा। इस विचारों से जुड़ो, बोरकर से नहीं, इन विचारों से जुड़ो। बोरकर अगर कल गलत निकला तो बोरकर को लात मार के भगा दो और विचारों के साथ चलते जाओ। ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ो, व्यक्ति के साथ नहीं। हो क्या रहा है हमारे समाज में? आज हमारे समाज के संगठन इतने सारे क्यों दिखते हैं? क्योंकि लोग व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं जुड़ते। ये समस्या है। और ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव की फुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। बाबा साहब को फुल क्लैरिटी थी कि करना क्या है, फुले साहब को फुल क्लैरिटी थी कि करना क्या है, बुद्धा को फुल क्लैरिटी थी कि करना क्या है। तो वो अपने रास्ते से बराबर अपना रास्ता ढूंढा और वो रास्ते से चलते गए और वो अब उसमें कामयाब हुई। तो इसलिए हमने अपने साथियों को मूल निवासी पहचान समझानी है, हमने अपने साथियों को ऑब्जेक्टिव की फुल क्लैरिटी देनी है, हमने अपने साथियों को आइडियोलॉजी की फुल क्लैरिटी देनी है। और ये इतना आसान नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो दिमाग है जिसमें ये सब होता है एनालिसिस, इसके ऊपर कई फोर्सेस काम करती रहती है। आरएसएस भी काम करते रहता है इसके ऊपर कम्युनिस्ट भी काम करते रहता है, इसके ऊपर कांग्रेस भी काम करते रहता है। अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों बोल रहे हैं कि हम ही बाबा साहब का काम करेंगे। अरे तुमको किसने रोका था? भारत के संविधान में जो लिखा है तुमको समझ नहीं है क्या? इतने वकील तुम्हारे साथ पड़े हुए हैं, तुमको समझ नहीं है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? तुमको समझ में नहीं आता? समझ में आता है, लेकिन देना तो जो देना नहीं चाहते और हम लेना चाहते, ऐसा है ना? वो देना नहीं चाहते और हम क्या होगा? लड़ाई होगी। वो देना नहीं चाहते और हम अपने अधिकार लेना चाहते तो लड़ाई होगी। और ये वैचारिक स्तर पे होगी और नहीं माने तो अल्टीमेटली फिजिकल लेवल पे होगी। और 90% लोग जब इकट्ठा आ जाएंगे तो फिजिकल लड़ाई लड़ने की जरूरत। ये साइकोलॉजी क्या है? एक एग्जांपल मैं देते रहता हूं अपने कैंपों में। इस हाउस में 100 लोग बैठे हुए हैं और 100 में 99 ब्राह्मण है और एक ओबीसी का आदमी बैठा हुआ है। देखिए साइकोलॉजिकल मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, नहीं तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे फट से करा आंसर दे देते हैं वो। ये साइकोलॉजिकल लड़ाई है। 99 ब्राह्मण है, एक ओबीसी बैठा है और पूछा यह गया, सवाल यह दिया कि भाई ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ब्राह्मण क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे ब्राह्मण? और ओबीसी का आदमी क्या बोलेगा? देखा देखा ना, फर्स्ट झट से आंसर दिया, झट से आंसर दिया। 99 लोग उसके बाजू में बैठे हुए हैं और वो बोल रहे नहीं मिलना चाहिए। अब वो इकट्ठा है, अकेला है, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा भी तुम सब लोग ऐसा बोल रहे तो मैं अकेला कुछ भी बोलूं तो क्या फर्क पड़ता है?
मार नहीं खाना चाहता ना वो मार नहीं खाना चाहता, क्योंकि जैसे ही आप बोले मिलना चाहिए तो पिटाई होगी। अब उल्टा करो इसका, अब इसका उल्टा करो। इस हाउस में 99 ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं, या SC ST ओबीसी के लोग 99 है, और एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण, और फिर यही सवाल दिया कि क्या भी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या बोलेगा ब्राह्मण? है तो मिलना चाहिए, तो हम तो मिलना चाहिए वाले हैं ना, हमको तो चाहिए। तो इसलिए इससे मैं ये साबित करना चाहता हूं कि संगठित ताकत जो है वो दबाव डालती है साइकोलॉजी के ऊपर, फोर्सेस माइंड के ऊपर काम करती रहती, कई फोर्सेस काम करती है। तो जब ज्यादा लोग मिलना चाहिए बोलते हैं तो ब्राह्मण चुप रहता है, तो फिर अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो इसलिए संगठन संगठन बनाए बिना नहीं होने वाला। और बाबा साहब का कोट है, मैंने इसलिए घर से पूछा, ये इससे मैं बाप से ज्यादा सीखा। 2003 से जब निकला तो मुझे ज्यादा पता नहीं था, नेताओं की मानते थे, कांशीराम जी की माने, खापरडी की माने, चले। फिर इस 2003 में जब मुझे प्रेसिडेंट होने का मौका मिला तो फिर ये किताब लिया और इसमें पढ़ा। इसके पेज नंबर 22 पे मैं बाबा साहब का कोट आपको बताता हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए लाया भी हूं। आई होप दैट द गुड सेंस विल प्रिवेल। क्या कह रहे बाबा साहब? आई होप दैट द गुड सेंस विल प्रिवेल एंड वी शैल अचीव व्हाट वी वांट अल्टीमेटली। मेरा ख्याल हमारी यही डिमांड है ना, हमें जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। आई होप दैट द गुड सेंस विल प्रिवेल एंड we shall achieve what we want ultimately. What will count with us is an organization. लेकिन इसके लिए हमारे पास एक प्रबल संगठन होना जरूरी है। You must also remember that all political rights that we might get by our perpetual efforts are bound to be for a period. अब जा रहे हैं ना, अधिकार जो मिले थे जा रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं बाबा साहब, what will count with us is an organization. You must also remember that all political rights that we might get by our perpetual efforts are bound to be for a period. ये लिमिटेड पर्पस समय के लिए ही आपको आपके अधिकार मिलेंगे। There will be a time when these rights will vanish. बोला है उन्होंने, बाबा साहब ने ये कहा है कि ये तुम्हारे अधिकार चले जाएंगे, these rights will vanish. एक समय आएगा these rights will vanish. वो अभी जाने की प्रक्रिया में है। There will be a time when these rights will vanish, not only for us but for everybody in this country. क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए हैं वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए, सभी के लिए दिए। तो नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर एवरीबडी इन दिस कंट्री व्हेन दीज राइट्स वैनिश, जब ये अधिकार चले जाएंगे, व्हाट वी शैल हैव टू डिपेंड अपॉन इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। तब हमें अपने संगठन के ऊपर ही भरोसा करना होगा, आवर स्ट्रेंथ एंड आवर यूनिटी। तो ये हमारा अभी हम स्ट्रेंथ गार्नर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना कर रहे हैं, हमारी समस्या यूनिटी की है। और यूनिटी की समस्या इसलिए है कि हमारे समाज का कोई एक व्यक्ति आता है, वो ऐसा समझता है कि उसको सारी दुनिया की समझ है। उसको ऐसा ही होता है कि मेरे इतना समझदार कोई है ही नहीं, और ऐसे बहुत है, ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत है कि मेरे इतनी समझ दूसरे को नहीं है। और फिर एक गधा अगर एक निकला कहीं तो उसके साथ 4 गधे मिलते हैं, गधे के साथ 4 गधे चलते हैं। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि हमारे समाज में यूनिटी दिखाई नहीं देती। तो यूनिटी बनाने की प्रक्रिया में अपने समाज को ज्ञान के रास्ते समझाओ। अगर वो सही समझ जाता है, वो जरूरी खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति का एक लाइफ है, वो व्यक्ति अगर चला गया तो समस्याएं बन जाती है। आफ्टर ऑल बी श्याम सुंदर का मतलब 112वीं जयंती अभी मनानी पड़ रही है इनको, और वो मूल भारती चल नहीं रहा है। क्या बी श्याम सुंदर अगर आज तक जिंदे होते तो मूल भारती चलता कि नहीं चलता? तो व्यक्ति जाने के बाद समस्या आती है, और इसलिए आइसोलेटेड डेमोक्रेटिक लीडर, मतलब एक इंडिविजुअल लीडरशिप जो है उसकी जरूरत है, लीडर की बहुत जरूरत है। विदाउट लीडर यू कैन नॉट लीड, बट
लीडर की जरूरत है, लेकिन बाबा साहब ने हीरो वर्शिप के बारे में अपने ख्याल इसी किताब में लिखे हैं। अब मैं वो पेज खोल के नहीं बता सकता हूं इमीडिएटली। उन्होंने कहा कि हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, अपने बारे में कहा खुद के, आई एम टू मच ऑफ ए डेमोक्रेट। वो लिख रहे हैं कि आई एम टू मच ऑफ ए डेमोक्रेट एंड आई कैनॉट रियली हीरो वर्शिप। जब उनकी जयंती मना रहे थे, 55वीं जयंती उनकी मना रहे थे, तो बाबा साहब ने ये कहा, और इसलिए डेमोक्रेटिकली संगठन बनाना बहुत जरूरी है। और डेमोक्रेटिक जो संगठन नहीं होगा तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। व्यक्ति आएंगे, मतलब उनकी समझ के अनुसार उसके साथ लोग लगते जाएंगे, और वो जिधर लेके जाता है, अगर खड्डे में लेके जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम बुद्धत्व को नहीं पहुंचे हैं, वी आर वीकनेस। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कायम है, डेमोक्रेटिकली ऑब्जेक्टिव है, और वो आइडियोलॉजी है, और व्यक्ति अगर अपनी वीकनेसेस से बाहर निकल जाता है, तो उस समाज में ये इतनी जानकारी और इतनी समझ पैदा होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को उठा के बाहर फेंकने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब चीजें जरूरी है। इसलिए साथियों, आई हैव कंक्लूड कार्यक्रम, आई हैव 15 minutes, but since I am told that I should conclude, I will conclude. नहीं, I am concluding उनको ज्यादा, तो इसलिए जहां तक मैं जब 2003 में, अब ये मैं की बात नहीं आनी चाहिए, बट अगेन आई एम लीडिंग वन पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। जैसे लेट मी से, आई डोंट बिलीव इन ग्रुप्स। मैंने जैसे पहले ही बताया कि लेट द पीपल वर्क। जहां तक सोशल मूवमेंट का सवाल है, तो हमने इस पर्पज के लिए, जब मेरी समझ में ये बात आई कि ये लंबी लड़ाई है, ब्राह्मणिज्म के साथ ये 2500 साल की जो बदमाशी है, इसको खत्म करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी है, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और इसको इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए हमने नागपुर में 25 एकड़ जमीन ली, उस पर इंस्टीट्यूशन बनाया, और इंस्टीट्यूशन बना के वहां से हम कैडर तैयार कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेन करके लोगों को भेज रहे फील्ड में। ये काम जब तक हम निरंतर नहीं करते, तब तक ये नहीं होने वाला। लेकिन एक बात पक्की है, मैं रहूं न रहूं, कांशीराम जी रहे न रहे, बाबा साहब रहे न रहे, बी श्याम सुंदर जी रहे न रहे, एक दिन इस समाज के जीवन में आएगा, और इस समाज की सत्ता इस देश में होगी, और उनके जितने राइट्स हैं उनको वो खुद अपने दे देंगे। इतना ही कुछ कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी। बाबा साहब के लिटरेचर में इस किताब का उल्लेख आया है। अमृत नायक जो किताब है, वो अमृत नायक शायद मराठी में था, मराठी से मैं उसको कन्नड़ में ट्रांसलेट किए किशनराव गुने सर। किशनराव गुने सर हमारे बीदर के साहित्यकार है। मैं बीडी बोरकर सर और माले साहब से विनती करता हूं कि उस किताब का विमोचन करें। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, बोल 85 15, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी। मूल भारतीयों का नारा है, भारत देश हमारा है, मूल भारतीयों का नारा है, भारत देश हमारा है। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.